तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज जो इतिहास में चैप्टर चलेगा दिल्ली सल्तनत के बारे में। और पिछला चला था आपका अरब, तुर्क और गोरी वंश। यानी गोरी वंश की जो है या गोरी मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका कोई संतान नहीं था। और लाहौर में ये उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक इसका जो है गुलाम था, मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी ने जो है कुतुबुद्दीन मृत्यु से पहले, मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने जो है उसको वहां का एक सिपह सलाहकार नियुक्त कर दिया लाहौर को, और लाहौर को ही राजधानी बनाई और एक नया वंश गठित किया जिसका नाम था गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दिल्ली सल्तनत में अगर देखेंगे तो टोटल जो है 5 वंशों का उल्लेख किया गया है। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंशों का जो है। दिल्ली सल्तनत के अगर देखेंगे तो टोटल 5 वंश है इसमें। और इसका डेट देखेंगे दिल्ली सल्तनत का तो 1206 से लेकर 1226 तक दिल्ली सल्तनत आता है। और दिल्ली सल्तनत में टोटल जो है 5 वंशों का उदय हुआ है। पहला इसमें गुलाम वंश, जिसको दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश जिसको दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का कार्यकाल था 1206 से 1290 ईस्वी तक। यानी लगभग 84 वर्ष तक जो है गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। दूसरा देखिए जो वंश था इसमें दिल्ली सल्तनत में, खिलजी वंश। और इसका अगर डेट देखेंगे 1290 से 1320 तक, यानी लगभग 30 वर्षों तक खिलजी वंश जो है शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। और खिलजी वंश के अगर संस्थापक पूछता है तो जलालुद्दीन खिलजी, यानी खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। तीसरा जो वंश आता है दिल्ली सल्तनत में उसका नाम है तुगलक वंश। क्या नाम है? तुगलक वंश। और इसका कार्यकाल था 1320 से 1414 ईस्वी तक, तुगलक वंश का। और इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। यानी तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। और ये जो है लगभग 94 वर्ष तक शासन किए थे, तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद जो चौथा वंश आता है दिल्ली सल्तनत में वो था सैयद वंश। और सैयद वंश नहीं तो हमसे क्लास चल रहा है तो फोन नहीं उठा रहे थे। नहीं, यहाँ से तो स्पष्ट दिख रहा है। कहाँ तक हुआ था कुछ? अच्छा चलिए देखते हैं। अब आ रही है आवाज? नेटवर्क कट गया हमें लग रहा है। तो दिल्ली सल्तनत में बताया था आप लोगों को गुलाम वंश जो 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। और दूसरा था खिलजी वंश, 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था इसका। और तीसरा तुगलक वंश था 1320 से 1414 ईस्वी तक, गयासुद्दीन तुगलक इसका जो है संस्थापक था। चौथा था सैयद वंश, 14 से 1451 तक, और इसका संस्थापक था खिज्र खां। और पांचवा था लोधी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी तक था, और इसका संस्थापक था बालो लोधी। अभी दिल्ली सल्तनत जो पूरा इसका शासन काल देखेंगे 1206 से 1526 ईस्वी तक था पूरा टोटल दिल्ली सल्तनत का। और इसका एक समय पूछता है कि सबसे अधिक किस वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर कार्य किया था? किस वंश के शासकों ने? तो सबसे अधिक अगर पूछेगा तो तुगलक वंश है 94 वर्ष तक। 94 वर्ष तक जो है तुगलक वंश के शासकों ने जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया सबसे अधिक। और सबसे कम पूछेगा तो खिलजी वंश के शासकों ने जो है 30 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, 30 वर्ष तक। तो ये 5 वंश है आपके। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश
जिसको दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। 1206 से 1290 इसका शासनकाल है और इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। तो इसके संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हैं गुलाम वंश के। 1206 से 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक ये पहला तुर्की शासक था जिसने भारत में एक नया वंश की स्थापना की, जिसका नाम था गुलाम वंश, या इसी को दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश या इसी को दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए तुर्की का पहला संस्थापक था। तो गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। तो गुलाम वंश में जो पहला शासक था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें पहला शासक था। अभी आपको बताए पीछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय लाहौर में था, और लाहौर लाहौर के लोगों ने जो है उसको गोरी का जो है एक प्रकार से सामंत या गोरी का जो है दास के रूप में अपने शासन स्वीकार किए थे लाहौर के लोग। तो इसने जो है दिल्ली सल्तनत नाम है लेकिन अपनी राजधानी ये लाहौर ही बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर में राजधानी बनाया था। और इसको जो है कुरान खा के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। इसके अलावा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन निर्माण कार्य कुतुब मीनार का प्रारंभ कराया था ऐबक का। इसने जो है इसकी मृत्यु 1210 में हुई थी। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दूसरा शासक बनता है जिसका नाम था आराम शाह। ये काफी कमजोर शासक था और 8-9 महीने ही शासन किया था ये। आराम शाह के बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। और ये जो है 1211 से 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और ये जो है इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश जो है इलबरी तुर्क था और ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था। इसको जो है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश गुलाम ही नहीं था, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था इल्तुतमिश। तो इसने जो है इलबरी तुर्क था और सबसे पहले जो है इसने दास्ता से अपने को मुक्ति दिलाई थी। दास्ता से यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की दास्ता से। और अपनी राजधानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी उसको जो है दिल्ली लाया था। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो अपनी राजधानी दिल्ली बनाया था। तो इल्तुतमिश था। लाहौर से कहां पर लाया था? दिल्ली बनाया था। और इल्तुतमिश ने जो है 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन तैयार किया जिसका नाम था तुर्कान ए चिहलगानी। जिसका नाम था तुर्कान ए चिहलगानी। ये तुर्की सरदारों का था ये। और इन्हीं 40 सरदारों के अनुसार जो इल्तुतमिश अपना शासन कार्य चलाता था। इल्तुतमिश इसके बाद इल्तुतमिश के बाद शासन काल आया था रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। तो ये भी 3 महीने या 4 महीने तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, और सबसे कम समय तक शासन किया था और सबसे कमजोर शासक था। इसके बाद देखिए रुकुनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया सुल्ताना, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी। गद्दी पर बैठी दिल्ली सल्तनत की। और 1236 से 1240 यानी 4 वर्षों तक ये कार्य की थी दिल्ली सल्तनत पर। और ये मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला सुल्ताना थी। ये प्रथम महिला सुल्तान बनी थी मध्यकालीन भारत की। कौन? रजिया सुल्ताना। और इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया था ये तो रजिया सुल्ताना। अब देखिए रजिया सुल्ताना के बाद जो शासक बनते हैं गुलाम वंश का बनता है, उसका नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह।
मोइनुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में जो है तुर्क और सरदारों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। तुर्क और सरदारों के बीच जो है संघर्ष शुरू हुआ था। इसके बाद देखिए, मोइनुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में एक नायब पद का नाम था गठन किया गया, और ये पहला नायब का पद एतगीन को दिया गया था। और राजा का कार्य जो है नायब का पद पर बैठे व्यक्ति ही करता था। यानी इसके शासनकाल में एक नायब का पद बनाया गया, जो राजा नाम मात्र के लिए शासन करेगा, और राजा का जितना कार्य होगा वो सब नायब के पद पर बैठे अधिकारी ही करेगा। ये नायब का पद बनाया गया था। ये पूछता है क्वेश्चन बहराम शाह के शासनकाल में। अब देखिए, बहराम शाह के शासनकाल में जो है अलाउद्दीन महसूद शाह, उसके बाद गद्दी बढ़ता है गुलाम वंश के, और इसके समय में भी नायब के पद पर बैठे व्यक्ति ही कार्य करता था। इन नायब का पद इसके समय में ही चला था। अब देखिए, अलाउद्दीन महसूद शाह के बाद शासक बनता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद गुलाम वंश की गद्दी पर नसरुद्दीन महमूद, और इसका कार्यकाल था 1246 से 1265 ईस्वी तक। नसरुद्दीन महमूद के समय जो है नायब का भी पद था, और उस समय नायब का पद दिया गया था किसको? बलबन को। बलबन को दिया गया था नायब का पद, और अपनी पुत्री का विवाह भी नसरुद्दीन महमूद ने बलबन के साथ कर दिया था। नसरुद्दीन महमूद के बाद जो शासक बनता है उसका नाम था बलबन। बलबन, जो गुलाम वंश का सबसे खतरनाक शासक माना जाता है। बलबन बलबन जो है लौ एवं रक्त की नीति भी अपनाया था। यानी लोहे को लोहे से और खून का बदला खून से। तलवार का लोहे से तात्पर्य तलवार से। तो लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन को जो है उगलू खा के नाम से भी जाना जाता था, और अपने दरबार में काफी नियम कानून थे इसके बलबन के समय। अब देखिए, बलबन के बाद जो शासक बनता है इसका नाम था मोहम्मद बुगरा खां। मोहम्मद बुगरा खां, और ये जो है 1286 शासक बना 1 साल के लिए। यानी बलबन से लेकर जितने भी शासक हुए ये सब जो है कमजोर उत्तराधिकारी हुए थे बलबन के। 1 साल तक शासन किए थे। इसके बाद खुसरो कैकवाद शासक बना था 1286 से 87 में, ये भी कमजोर शासक था। और इसके बाद जो है कैकवाद शासक बना था 1287 से 88 ईस्वी तक। और कैकवाद के बाद जो अंतिम शासक था ट्यूमर्स, 1288 से 1290 ईस्वी तक ट्यूमर्स अंतिम शासक था। दास वंश का अंतिम शासक कौन था? ट्यूमर्स। 1288 से 1290 ईस्वी तक, यानी 2 वर्षों तक शासन किया। और उस समय ट्यूमर्स का सेनापति था या सेना नायक था, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जो है सेना के निरीक्षण करने के बहाने ट्यूमर्स की हत्या कर दी। और ट्यूमर्स की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने जो है एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 यानी 30 वर्षों तक खिलजी वंश का शासन रहा दिल्ली सल्तनत पर, और इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। ये आपका हो गया दिल्ली सल्तनत में आज गुलाम वंश के बारे में। तो चलिए इसे कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करिए। गुलाम वंश के बारे में हेडिंग डाल लीजिएगा गुलाम वंश, इससे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और लिखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें, गुलाम वंश का क्या? तो ये नायब का पद बताया तो बहराम शाह के शासनकाल में। बहराम शाह और बलबन के समय इसको समाप्त कर दिया गया था। बलबन जो है अपने आप जो है सर्वे सर्वा हो गया था उस समय। नायब के पद को लेकर ही जो है जो सरदार थे कि अगर नायब का पद बनाया जाएगा तो राजा का जितना कार्य होगा नायब ही करेगा, राजा नाम मात्र का राजा रहेगा।
इसलिए बनाया गया था। समझौता एक प्रकार से हुआ था बहराम शाह के शासनकाल में। चलिए इसमें क्वेश्चन लिखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर लिखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? हाँ, तो इसका आंसर लिखिएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से जो है शासन यहाँ से शुरू हो जाता है वास्तव रूप से, इल्तुतमिश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। हाँ। हाँ, लिखो तो है यहाँ पर, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। 13 शासक हुए हैं इसमें टोटल, गुलाम वंश में 13 शासक हुए हैं। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था, यानी इल्तुतमिश से ही शासन जो है सही ढंग से शुरू हुआ था गुलाम वंश में। इल्तुतमिश को जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गुलाम वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गुलाम वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो प्रारंभिक राजधानी पूछेगा तो आंसर लिखिएगा लाहौर। गुलाम वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर। हाँ, तो प्रारंभिक पूछा ना जिसे, यानी प्रारंभ में गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। हाँ, अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गुलाम वंश का वह शासक, गुलाम वंश का वह शासक जिसने अपनी राजधानी, गुलाम वंश का वह शासक जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाई थी। जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाई थी, या दिल्ली हस्तांतरित किया था, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन। तो आंसर लिख लीजिएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गुलाम वंश का वह शासक, गुलाम वंश का वह शासक जो गद्दी पर बैठने के बाद, गुलाम वंश का वह शासक जो गद्दी पर बैठने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। गुलाम वंश का वह शासक जो गद्दी पर बैठने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो आंसर लिख लीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है जब गद्दी पर बैठा था, एक प्रकार से अपने को गुलाम ही मानता था गोरी का, भले ही उस सुल्तान की पदवी पर बैठ गया था, गद्दी पर बैठ गया था। हाँ, सुल्तान की जगह पर जो है उसने मलिक और सिपा सलाहकार की पद भी धारण की थी। इसको कोष्टक में लिख लीजिएगा, मलिक एवं सिपा सलाहकार। मलिक एवं सिपा सलाहकार, ये राजा से नीचे पद होता था ये।
मलिक एवं सिपह सलाहकार। हाँ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वह शासक, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का मतलब होगा लाखों का दान देने वाला, दानी था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर लिख लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गुलाम वंश का वह शासक, गुलाम वंश का वह शासक जो कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था। गुलाम वंश का वह शासक जो कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था। जो कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था। आंसर लिख लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान खां का मतलब यहाँ पर होगा कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही कुरान पढ़ता था या रुचि रखता था, इसलिए इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गुलाम वंश के किस शासक को, गुलाम वंश के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलाम वंश के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अभी बताएं इसके बारे में क्या आंसर होगा। गुलामों का गुलाम कौन शासक था। इल्तुतमिश था। आंसर लिख लीजिएगा, इल्तुतमिश। क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम ऐबक था और ऐबक का गुलाम जो है इल्तुतमिश था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया था। नामक मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है। 2.5 दिन में ये बना था, ये मस्जिद, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। आंसर लिख लीजिएगा, अजमेर में। अजमेर में। अजमेर कहाँ पर है। राजस्थान में। अजमेर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कहाँ प्रारंभ कराया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कहाँ प्रारंभ कराया था? कहाँ प्रारंभ कराया था? कुतुब मीनार कहाँ पर है? हाँ, दिल्ली। आंसर लिख लीजिएगा, दिल्ली में। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है प्रारंभ कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा नहीं किया था। पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई या मृत्यु कैसे हुई? चौगान। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सुल्तान नाम आता है, धारण नहीं किया था, लेकिन सुल्तान इसको कहा जाता है। अपने को नहीं मानता है, लोग इसको मानते हैं। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? आंसर लिख लीजिएगा। चौगान खेलते हुए, घोड़े से गिरकर। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर। चौगान जो है इस समय किस खेल के नाम से प्रसिद्ध है? हाँ, पोलो। हाँ, आधुनिक में इसको पोलो के नाम से जानते हैं। हाँ, 1210 में ना। 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी, घोड़े से गिरकर। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए, गुलाम वंश का वह शासक। गुलाम वंश का वह शासक जिसने तुर्कान ए चहलगानी जिसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी का अर्थ होगा 40 तुर्की सरदारों का संगठन। हाँ, आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगानी का अर्थ होता है 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन था। उसी के कहने पर जो ये बनाया गया था तुर्की, और उन्हीं के अनुसार इल्तुतमिश को शासन करना था। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इल्तुतमिश बोला है ना आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इल्तुतमिश कब इल्तुतमिश कब गुलामों की दास्ता से मुक्त हुआ था? इल्तुतमिश कब गुलामों की दास्ता से मुक्त हुआ था? गुलामों की दास्ता से मुक्त हुआ था। यानी गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कब अपने आप को जो है गुलामों की दास्ता से मुक्त हुआ था ये? लिखिएगा 1229 ईस्वी में। 1229 ईस्वी में। और कहां से इसका प्रमाण पत्र प्राप्त किया था दास्ता मुक्ति का? तो बगदाद के एक थे खलीफा, अब्बासी खलीफा नाम था। 1229 डेट लिखिएगा, और कोष्टक में लिख लीजिएगा बगदाद के अब्बासी खलीफा से।
बगदाद के अब्बासी खलीफा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। गुलाम वंश का वह शासक, गुलाम वंश का वह शासक जिसने कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया था। गुलाम गुलाम वंश का वह शासक जिसने कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया था। कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया था। आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। हाँ, कितने मंजिल थी इल्तुतमिश के समय तक की कुतुब मीनार? हाँ, कोष्टक में लिख लीजिएगा 4 मंजिल या चौथी मंजिल। 5वें मंजिल फिरोज शाह तुगलक कराया था। गुलाम वंश का वह शासक जिसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था या कराया था। तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कोष्टक में लिख लीजिएगा चौथी मंजिल तक। यानी 4 मंजिल थे इल्तुतमिश के समय तक। चौथी मंजिल तक। हाँ, और इसकी चौथी मंजिल जो है, क्या कहते हैं, बिजली से इसको नष्ट कर दिया गया था। जो हवा ऊपर वाली जो बिजली गिरती है उससे नष्ट हो गया था चौथी मंजिल। तो उसका निर्माण कराया था चौथी मंजिल का फिरोज शाह तुगलक ने। और निर्माण के साथ एक और मंजिल भी उस पर बनवाया था, जो 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक द्वारा। खिलजी वंश का शासक था ये। 5वीं मंजिल अगर, हाँ, नीचे स्टार देख लिख लीजिएगा वहां पर। 5वीं मंजिल यानी कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो एक चौथी मंजिल जब खराब हुआ तो फिरोज शाह तुगलक ही कराया था, तो इसको मतलब निर्माण कराया चौथी मंजिल का। उसके बाद एक और मंजिल भी बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ही। नहीं, इस समय भी 5वीं मंजिल है। इस समय वर्तमान में भी जाएंगे तो 5वीं मंजिल है इसमें। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये खिलजी वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यस। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। चंगेज खान ने, चंगेज खान लिखिएगा के, चंगेज खां के अधीन, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण गुलाम वंश के किस शासक के समय किए? गुलाम वंश के किस शासक के समय किए? आंसर लिख लीजिएगा इल्तुतमिश के शासन काल के समय। इल्तुतमिश के शासन काल के समय। डेट अगर पूछता है तो 1224 में, पुस्तक में लिख लीजिएगा 1224 में। नहीं, ये जो है अफगान का एक शासक था जिसका नाम था
मंगबरनी, उसका पीछा करते करते आ गया था यहाँ पर। चंगेज खां, मतलब उस समय इल्तुतमिश का शासन काल था और मंगबरनी का पीछा करते करते चंगेज खां जो है दिल्ली के बॉर्डर पर आ गया था। और मंगबरनी खां जो है दिल्ली शासक इल्तुतमिश से सहायता भी मांगी थी, लेकिन इन्होंने जो है सहायता देने से इनकार कर दिए, क्योंकि अगर सहायता करते तो चंगेज खां दिल्ली सल्तनत जो इल्तुतमिश के ऊपर आक्रमण कर देता। तो यहाँ पूछा है कि भारत पर आक्रमण किया गया था चंगेज खां उस समय जो है कौन शासक था, तो इल्तुतमिश था। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। आंसर लिख लीजिएगा, रजिया सुल्ताना, ये सुल्तान, रजिया सुल्तान, सुल्ताना लिख सकते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए, गुलाम वंश का वह शासक, गुलाम वंश का वह शासक जिसके समय में जिसके समय में एक नया पद जिसके समय में एक नया पद नायब का गठन किया गया। जिसके समय में एक नया पद नायब गठन किया गया, किसका शासनकाल था? हाँ, मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। सर्वप्रथम नायब का पद, सर्वप्रथम नायब का पद किसको मिला था? सर्वप्रथम नायब का पद किसको मिला था? आंसर लिखिएगा, एतगीन को, एतगीन को। एतगीन जो है, सर्वप्रथम नायब का पद किसको मिला था? आंसर लिखिएगा, एतगीन, एतगीन को। हाँ, एतगीन को सबसे पहले नायब का पद मिला था। और एतगीन जो है रजिया सुल्ताना की हत्या करने में जो है शामिल था, ये भी एतगीन, उसके विरुद्ध। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एतगीन के बाद रुकिए बता, नेटवर्क कट गया था लग रहा है ये। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। रजिया बेगम को, रजिया बेगम को तख्ताच्युत करने में किसका हाथ था?
सत्ताच्युत या पद से हटाने, रजिया बेगम को सत्ताच्युत या पद से हटाने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? आंसर लिख लीजिएगा, तुर्कों का। तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ताच्युत या पद से हटाने में किसका हाथ था? नहीं, आंसर देख लीजिएगा, तुर्कों का। और तुर्कों में कौन तुर्क का क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अल्तुनिया। अल्तुनिया, तुर्क का नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? हाँ, गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था, आंसर लिख लीजिएगा, गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वह शासक, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद एक भव्य उपाधि, एक भव्य उपाधि जिल्ले इलाही धारण की थी। एक भव्य अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद एक भव्य उपाधि जिल्ले इलाही, उपाधि का नाम था जिल्ले इलाही, धारण की थी। दिल्ली सल्तनत का वह शासक अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद एक भव्य उपाधि, एक भव्य उपाधि जिल्ले इलाही धारण की थी। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही धारण की थी। आंसर लिख लीजिएगा, बलबन ने। जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब या ईश्वर का छाया, यानी ईश्वर के बाद जो है, या ईश्वर के बाद भेजा गया जो है शासक जो है की उपाधि धारण किया था बलबन ने, यानी ईश्वर के बाद दूसरा अगर कोई ईश्वर है तो बलबन था। ये उपाधि थी जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब या छाया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? हम्म
उसने लौ रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। हाँ, आंसर हो जाएगा बलबन। रक्त और लौ की क्या अर्थ होगा? हम्म, रक्त और लौ। रक्त यानी खून का बदला खून से, और लौ का मतलब हो जाएगा जो तलवार है, तलवार का बदला तलवार से। यानी कुल मिलाकर ये जो है निरंकुश शासक था। बलबन जो है निरंकुश शासक था। हाँ, और जब भी दरबार में आता था तो दोनों तरफ, दोनों हाथों में नंगी तलवार लेकर आता था दरबार में, और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हुए आता था। और सभी दरबारी उसके खड़े रहते थे, और जब वो बैठता तब भी खड़े ही रहते थे। किसी को दरबार में न हंसने की इजाजत थी, न रोने की। कुल मिलाकर एक प्रकार से निरंकुश शासक था बलबन, जो सबसे खतरनाक ये गुलाम वंश में शासक माना जाता है ये। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा गुलाम वंश के किस शासक ने, गुलाम के किस शासक ने चालीसा दमन, चालीसा दल का दमन किया था? गुलाम वंश के किस शासक ने चालीसा दल, जिसको लिखवाए थे तुर्कान खिलगानी, का दमन किया था? हाँ, बलबन। चालीसा दल या तुर्कान खिलगानी का दमन किया था। आंसर लिख लीजिएगा, बलबन ने। और दमन करने का क्या उद्देश्य था इसका? इल्तुतमिश ने तो इसको बनाया था 40 तुर्की सरदारों का। 40 तुर्की सरदारों में खुद बलबन भी था। 40 तुर्की सरदारों में बलबन भी उस दल का सदस्य था। लेकिन जब ये शासक बना तो सबसे पहला कार्य किया था, इन 40 दलों में से 39 जो तुर्की सरदार थे उनकी हत्या करवाया था, उसका दमन कराया था, कि ताकि ये दोबारा ये संगठन आगे चलकर कार्य न करें। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गुलाम वंश का वह शासक, गुलाम वंश का वह शासक जो अपने दरबार में, जो अपने दरबार में सिजदा एवं पाबोस, दरबार में सिजदा एवं पाबोस को अपनाया था। हाँ, तो सिजदा और पाबोस को अपने दरबार में अपनाया था। शाहजहां इसको समाप्त कराया था, आगे जाएंगे जब मुगल में पढ़ेंगे तब इसको। तो सिजदा और पाबोस यानी गुलाम वंश ने कौन शासक अपने दरबार में इसको अपनाया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन। सिजदा का मतलब जो है सिर झुकाकर जो है प्रणाम करना राजा को, और पाबोस का मतलब लेट कर उसको पैर को चूमना होता है। ये जो है प्रथा ईरान से लाया था बलबन ने, इसको अपने यहाँ लागू किया था। इसके अलावा एक और त्योहार था, नौरोज त्योहार, फूलों का त्योहार था, ये भी लागू किया था, ईरान से ही लाया था। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्या? ये फूलों का त्योहार था, एक प्रकार का सजावट जो फूल का होता है। फूल फूल फ्लावर का। हाँ, ईरानी। वही फारसी ईरानी एक ही है। फारस कहिए चाहे ईरान के चाहे फारस के, सब एक ही है। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जिसे पूछेगा नौरोज त्योहार दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा अपनाया गया था? तो शासक पूछेगा तो बलबन हो जाएगा।
इस टाइप से नौरोज प्रथा किसने अपने दरबार में लागू किया था, गुलाम वंश का शासक पूछेगा तो बलबन हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? हम्म गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर लिख लीजिएगा। ट्यूमर्स, या कहीं कहीं कैमूर्स भी दिया है। ट्यूमर्स, आधा क रहेगा, ट्यूमर्स, ट्यूमर्स। तो ये जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था और सबसे कमजोर। तो ट्यूमर्स जो है गुलाम वंश की जब गद्दी पर बैठता है तो अपना एक संरक्षक नियुक्त करता है, यानी एक प्रकार से सेनापति, किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। और बाद में जलालुद्दीन खिलजी जो है इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर इसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद एक नया वंश लाता है, खिलजी वंश, जो इसका संस्थापक बनता है। हाँ। हम्म, नहीं, इससे पहले था कैकुवाद। ट्यूमर से पहले था कैकुवाद, और कैकुवाद से पहले था खुसरो कैकुवाद, और उससे पहले था मोहम्मद बुगरा खां, उससे पहले बलबन था। यानी बलबन से ट्यूमर्स के बीच में तीन शासक हुए। बलबन से ट्यूमर्स के बीच में तीन कमजोर उत्तराधिकार शासक बने थे। हाँ, लेकिन कई कई किताब में कैकुवाद भी दिया है, लास्ट और अंतिम शासक। तो ये क्लास थी आज के लिए। अब इसमें सुबह कल पढ़ेंगे हम लोग खिलजी वंश के बारे में। वंश के बारे में आज ये केवल गुलाम वंश हुआ है, पांचों वंश का अलग अलग चलेगा। इसमें दो छोटे छोटे हैं, लोधी वंश सैयद वंश एक दिन चल जाएगा, और खिलजी वंश चलेगा पूरा एक दिन, और तुगलक एक दिन। और एक दिन में जो है सैयद वंश, लोधी वंश। हाँ, कल। हाँ, हेडिंग डाल लीजिएगा, खिलजी वंश, कल के लिए। ठीक है, क्लास क्लोज करते हैं।